को प्रभावित किया है शायद और किसी चीज ने नहीं। युद्ध हुए हैं तो इसी वजह से, और यदि हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता है तो इसी ऊर्जा की वजह से। रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा जो दो शब्द सुनने को मिले वो था गैस और क्रूड ऑयल। भारत के संदर्भ में भी देखें तो हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बहुत हद तक इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। इसी के लिए सरकार नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है ताकि हम एनर्जी को न सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए इस्तेमाल कर सके, बल्कि विश्व में एक पावर हाउस बनने में भी हम ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए हमें ऊर्जा का उत्पादन अपने यहाँ करना होगा, और सरकार ने इसी दिशा में एक इनिशिएटिव के लिए ह्यूज अमाउंट का बजट अलोकेट किया है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। आज की वीडियो में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में हम जानेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और किस तरीके से भारत इस मिशन के द्वारा चीन की जो रेयर अर्थ मेटल्स में एक हेजेमोनी है उसको चुनौती दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के न्यूज़पेपर में कवर पेज पे न्यूज आई है, सेंटर ने क्लियर कर दिया है करीब 20,000 करोड़ रुपया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए। यहाँ पर आप दरअसल पीआईबी यानी कि प्रेस रिलीज देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की 4 जनवरी 2023 को ये जो है आया था पीआईबी पे। इसमें बताया गया है कि करीब देखिए यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलोकेट किए हैं, जिसमें से 17,490 करोड़ रुपए साइट एक प्रोग्राम है उसको दिए जाएंगे। 1466 करोड़ रुपए कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। 400 करोड़ रुपए सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी अलोकेट किए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखिए चीन से हमें तुलना अपनी करनी है तो टेक्नोलॉजी पर, इनोवेशन पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमें काम करना पड़ेगा, और इसके लिए बजट जो है हमें देना पड़ेगा। फाइनली ये चीजें होनी शुरू हुई हैं। यहाँ पर देखिए 388 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो जो मिशन के अदर कंपोनेंट्स होंगे उसके लिए दिए गए, यानी कि पूरा जो है पॉलिसी स्ट्रक्चर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक न्यूज दी गई थी, ये 28 अक्टूबर 2022 की न्यूज थी कि पहली बार भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर पाएगा। हम एनर्जी एक्सपोर्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और ये था सिंगापुर के लिए, और शुरुआत होगी इसकी 2025 से। दरअसल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि भारत जो है ग्रीनको को, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज भी देखी होगी कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो दरअसल पार्लियामेंट में पहुंचे थे हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FCEV। दरअसल यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो बहुत बड़ा हिस्सा अदा करता है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को लेकर। अगर इन एमिशंस को रोकना है तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के द्वारा उत्सर्जन होता है उसको कम करना होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सरकार काम कर रही है। अभी हम उससे भी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें से एक आता है कि जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल व्हीकल्स हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी उनकी जो काफी सारी पिक्चर्स थी वो मीडिया में काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी जब वो इस कार के द्वारा यहाँ पे पहुंचे थे। देखिए हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अबंडेंस में मिलने वाला एक एलिमेंट है। दरअसल हाइड्रोजन को प्राप्त करना बेहद आसान है। कैसे? देखिए पृथ्वी पर पानी बहुत है, समुद्रों में पानी बहुत है, और अगर पानी का हम देखें तो क्या है उसका स्ट्रक्चर, H2O, यानी कि उसमें H2 है, और ऑक्सीजन यानी कि उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो अगर आप इस तकनीक के द्वारा बेसिकली इस पानी को तोड़ दें, हाइड्रोजन अलग निकाल दें, ऑक्सीजन अलग निकाल दें, तो आपको दो बहुत अच्छे कंपोनेंट मिलते हैं, एक ऑक्सीजन मिलता है और दूसरा हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन को आप फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, कंबक्शन इंजन में इसको यूज कर सकते हैं, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज करके भी इसको यूज कर सकते हैं, बैटरी के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो। करेक्ट है, यहाँ पे फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिल रही है, तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हमने भी कोविड के टाइम पे देखी थी, तो उसका कितना फायदा हो सकता है ये आप सोच सकते हो। 1 किलो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में 8 किलो ऑक्सीजन जो है हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, तो दिस इज अ वेरी गुड डील।
तो देखिए हाइड्रोजन के बारे में हमने समझा कि काफी है, तो हमें कच्चे माल के लिए भी किसी दूसरे देश पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारा मामला फंसता है टेक्नोलॉजी का, और शुरुआत में जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो महंगी होती है। तो यहाँ पर उन चीजों को सस्ता कैसे किया जाए, ये देखिए एक बात आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है तभी गाड़ी बनी है, तभी उसको लेकर जो है पार्लियामेंट तक हमारे यूनियन मिनिस्टर पहुंचे हैं। आइए कुछ और चीजों पे चर्चा करते हैं। एक मैं आपको जो इंटरनेशनल एनर्जी को लेकर हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो उसका एक पूरा का पूरा एक्चुअली डाटा था, उसके बेस पे इंफोग्राफ्स बनाया गया है जो ये बताता है कि पूरी दुनिया में किस तरह चीन, अगर मेटल एनर्जी से रिलेटेड चीजों को देखा जाए तो अपनी एक हेजेमनी क्रिएट कर रहा है। आइए देखते हैं, अगर हम देखें क्लीन एनर्जी मेटल्स को प्रोड्यूस कौन कौन कर रहा है और क्लीन एनर्जी मेटल को प्रोसेस कौन कौन सी कंट्री कर रही है, तो एक पिक्चर सामने आएगी कि चीन ना सिर्फ बॉर्डर पर जो है एक एग्रेशन दिखा रहा है, बल्कि हर फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो अगर हमें उनसे टक्कर लेनी है तो बॉर्डर के अलावा हमें हर फील्ड में उनके बराबर या उनसे ज्यादा काम तो करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए भारत के सामने क्या चुनौती है। पहली बात, हमें अपनी जो एनर्जी की जरूरतें हैं वो ज्यादातर इंपोर्ट से पूरी करनी पड़ती है, नेचुरल गैस हो या फिर क्रूड ऑयल हो। दूसरी चुनौती है क्लाइमेट परिवर्तन हो रहा है, और पेरिस समझौते के तहत हमने अपनी प्रतिबद्धता दी है कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको बेसिकली कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चुनौती भारत के सामने क्या है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, चाइना अपने डोमिनेंस बनाते जा रहे हैं, वहां पर भी हमें खड़ा होना है, नहीं तो हम तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। इन सारी चुनौतियों को पार कर पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वैसी क्लीन टेक्नोलॉजीज पे काम करें जिससे एक तो हमारे क्रूड ऑयल की आयात पर निर्भरता कम हो, हम अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी पूरा कर पाए, और हम अपने सिटीजन्स को सस्ते अफोर्डेबल एनर्जी के ऑप्शंस भी दे पाए। पैच अर्थ मेटल्स होते हैं एंड लिथियम है। तो कॉपर देखिए चिली सबसे ज्यादा हिस्सा रखता है, निकल में इंडोनेशिया है, कोबाल्ट में कोंगो है, और जो रेयर मेटल्स है आप देखेंगे तो 60% जो प्रोड्यूस हो रही है रेयर मेटल्स वो दरअसल चीन से हो रही है। लिथियम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जो है सबसे नंबर 1 पे आता है। अब देखिए ये क्लीन एनर्जी मेटल्स प्रोसेस कहाँ हो रही है। कच्चा माल तो ठीक है, जिसके पास प्रकृति ने दे दिया तो दे दिया, वहां से आप लेके आ रहे हो, उनको प्रोसेस कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए कॉपर का 40% चाइना में, निकल का 30% चाइना में, कोबाल्ट का 65% चाइना में, रेयर अर्थ जो कि 60% चाइना प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोसेस कर रहा है चाइना 87%, और लिथियम की बात करें तो 58% जो है उसका चाइना प्रोसेस्ड कर रहा है। तो हमें डाटा जो है सच्चाई दिखाता है, तो काम करने की जरूरत तो यहाँ पर है। अब देखते हैं अब भारत क्या कर रहा है, इस ओर चलते हैं। तो देखिए भारत में पहले तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए फेम इंडिया स्कीम हम लेकर आए थे, फेज 1, 2 और 3, करेक्ट है। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि अब हम जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको दरअसल प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, एविएशन में, ठीक है, यहाँ तक कि शिप इंडस्ट्री में यूज करेंगे। इसके अलावा उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ताकि पूरे भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके एक्सपोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये दरअसल करीब 50 मिलियन टन जो एनुअल ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम कर देगा 2030 तक। दूसरा टारगेट हमने रखा है कि जो फॉसिल फ्यूल का हम इंपोर्ट करते हैं वो करीब 1 लाख करोड़ का कम हो जाएगा, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट। इसके अलावा हमें कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिलेगी। इसके अलावा 6 लाख जॉब जो है क्रिएट होंगी यहाँ पर। तो मतलब अगर देखिए आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हो तो एक्चुअली में पूरी इकोनॉमी पे उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है, और मल्टीप्लायर तरीके से सारी चीजें जो है बढ़ती हैं। यहाँ पर देखिए क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है उसको फाइट करने में भी हमें यहाँ पर क्या है, मदद मिलेगी।
अब देखिए हाइड्रोजन फ्यूल होता क्या है। देखिए हाइड्रोजन जो फ्यूल है यानी कि हाइड्रोजन जो ईंधन है वो जीरो एमिशन एक फ्यूल है जो ऑक्सीजन के साथ जलता है। जीरो एमिशन मतलब इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता है। इस फ्यूल को जो है फ्यूल सेल्स में भी यूज कर सकते हैं एंड इसको जो इंटरनल कंबक्शन इंजन होते हैं हमारी गाड़ी वगैरह में लगे होते हैं वहां भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेस क्राफ्ट का propulsion है ये वहां भी यूज हो सकता है और जो बेसिकली एविएशन है यानी कि जो जहाज वगैरह है या हमारी शिप इंडस्ट्री है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते, एज अ एनर्जी सोर्स यूज नहीं कर सकते, वहां पर हाइड्रोजन फ्यूल को भी हम यूज कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, देखिए एक प्रक्रिया है, इसका नाम याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करते हैं डायरेक्ट करंट की मदद से तो हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप देखेंगे पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोलाइजर और वो दरअसल पानी का H2 अलग O अलग कर देता है जिससे हाइड्रोजन हमें मिलता है, ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें जो है प्राप्त होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग तरीके होते हैं इसको बनाने के। तो सबसे पहला बढ़िया तरीका क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर लीजिए पानी का। दूसरा तरीका क्या है, देखिए जो नेचुरल गैस रिफॉर्मिंग है या फिर उसको गैसिफिकेशन भी कह देते हैं, इस तरीके से भी हाइड्रोजन फ्यूल बन सकता है। यहाँ पे होता क्या है, नेचुरल गैस की रिएक्शन कराई जाती है स्टीम के साथ जिससे हमें सिंथेसिस गैस मिलती है। ये जो सिंथेसिस गैस है ये एक्चुअली क्या है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर हाइड्रोजन है, जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है और थोड़ा बहुत अमाउंट इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। एक तरीका होता है फर्मेंटेशन का। देखिए जो शुगर रिच हमारे बायो फीड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बायोमास है उसको फर्मेंट कर दीजिए, किण्वन की प्रक्रिया कर दीजिए, उससे भी हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बाद जो बेसिकली ये यहाँ पे जो भी हमें प्रोडक्शन मिला है उसको हम या तो मिक्स कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया में और एक सिंथेटिक गैस हमारी बन जाती है जिसकी इजी लिक्विफिकेशन हो सकती है, ट्रांसपोर्ट वगैरह करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब देखिए ये कुछ तरीके हैं जिनसे हमारी हाइड्रोजन बन सकती है। तो इन तरीकों से देखिए यहाँ से क्या है, जो हमारा वेस्टेज है उसको अगर हाइड्रोजन में बदले तो वेस्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा, राइट। अगर हम यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस से भी हम बना पा रहे हैं और सिंपल पानी से भी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम जो है हाइड्रोजन को बना सकते हैं। भारत के सामने चुनौती यह है कि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स होते हैं वो अभी इतने प्रोड्यूस हम नहीं कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइजर वाली इंडस्ट्री पर भी काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट इसके लिए भी इनिशिएटिव्स वगैरह लेकर आई है। अब देखिए हाइड्रोजन फ्यूल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम बेसिक वाला टाइप यहाँ पे समझते हैं। एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के सामने ग्रीन शब्द तभी लगेगा जब हमने जो हाइड्रोजन बनाई है वो ग्रीन तरीकों से बनाई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बना रहे हैं तो आपको डायरेक्ट करंट देना पड़ेगा। वो जो बिजली है वो कोयले से भी बन सकती है, वो बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से भी बन सकती है, वो बिजली सोलर जो है एनर्जी से भी बन सकती है, विंड से भी बन सकती है, करेक्ट है। तो अगर आपने कोल यूज किया है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं बनेगी क्योंकि वहां पे कार्बन एमिशन हो रहा है। लेकिन अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करके उस एनर्जी के माध्यम से हाइड्रोजन बनाई है तो दैट विल बी द ग्रीन हाइड्रोजन। गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है, ठीक है। एक होती है ब्राउन हाइड्रोजन, जहाँ पे हम दरअसल कोल का यूज करते हैं और कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन हम यहाँ पर नहीं करते। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस का यूज करके बनाया जाता है, फर्क इतना होता है इसमें हम कार्बन को स्टोर कर लेते हैं या फिर एनवायरमेंट की कार्बन को कैप्चर करके यूज करते हैं, राइट। तो ग्रीन हाइड्रोजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करते हैं। अब ये जो पिक्चर है इसके माध्यम से सेम चीज को दिखाया गया है, ग्रे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे नेचुरल गैस टू हम हाइड्रोजन बना रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। अगर ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर लेते हैं अंडरग्राउंड, और अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं तो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ये तो टाइप्स हुए। अब बात आती है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो देयर इज एक्चुअली डायग्राम जिसमें इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो क्यों ना हम डिटेल में पढ़े। तो सबसे पहले तो देखिए क्लीन है और मोर एफिशिएंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये,
ठीक है, और वाटर के साथ जो है हम इसको बना सकते हैं। ये 2 से 3 गुना मोर एफिशिएंट है जितना कि पेट्रोल को जलाने से हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको ट्रांसफॉर्म ये कर देगा, जो कि गडकरी जी का विजन भी है। दरअसल वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। करीब 1/3 ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है वो यहीं से होता है। तो अगर हम यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करें कंबक्शन इंजन में, या फिर हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है कार बनाना शुरू कर दें, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इस सेक्टर का कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन में हमें मदद मिलेगी। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, है ना, बैटरी से जो चलते हैं, उनसे ये बेटर है। पहली बात तो इसको रिफ्यूलिंग करने में आपको 4 से 5 मिनट लगते हैं, जबकि बैटरी वाले व्हीकल को चार्ज करने में आपको 30 से 45 मिनट लग जाएंगे। टाइम बचता है, टाइम बहुत जरूरी है। इसके अलावा कार की जो है ना पर स्टोरेज बात करें यूनिट वाइज, वो बेहतर हो जाती है। देखो, वॉल्यूम कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, स्पेस गाड़ी के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होगा कि अगर जो शिपिंग और एयर ट्रैवल जैसा सेक्टर है जिसको हम इलेक्ट्रिफाइड नहीं कर सकते, वहां पे यूज हो जाती है। फिर देखिए, जो हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके स्टोरेज ऑप्शन के रूप में हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करा, जितनी विंड एनर्जी आपकी यूज होनी थी वो आपने यूज कर ली, अब बाकी को या तो स्टोर करना है या तो वो वेस्ट जाती है, ठीक है। ग्रिड कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा होता है। तो हम बेसिकली जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमारे पास सरप्लस में है, उसका यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए, करेक्ट है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता या ग्रिड के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता, उसको हम चैनलाइज कर देंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एक तरीके से काम चल जाएगा, ग्रीन एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर जो चाइना की हेजेमनी है इन रेयर अर्थ मेटल्स में, देखिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, इनका बहुत ज्यादा यूज है। अगर हम बेसिकली बात करें क्लीन एनर्जी को लेकर, जो टेक्नोलॉजीज है बैटरीज वगैरह में काफी यूज है, तो अगर हम इस फ्यूल पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं तो हमें चाइना के ऊपर डिपेंड कम रहना पड़ेगा इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, जिनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है। फिर वेस्ट से हम एनर्जी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हमारा बायोमास है उससे जो है हम यहाँ पर बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन में। इसमें प्लास्टिक भी यूज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसी में पे करते हैं, इसको कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हम अपनी एनर्जी खुद बना पाएंगे, ना कि दूसरों पे हमें निर्भर रहना पड़ेगा। दैट्स अबाउट दिस बैच। सकते हैं टेलीग्राम चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी के जो सुपर टीचर्स हैं उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। फीस अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे कंपेयर करें तो वेरी अफोर्डेबल है। और साथ ही अगर आप फैकल्टी कोड, जैसे मेरा फैकल्टी कोड है प्राची सी, इसको यूज करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच। बने रहिए सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।